नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा और इस वक्त मैं मौजूद हूं जापान एम्बेसी की बाहर। तस्वीरें आपको दिखा दें। ये जो कैंपस आप देख रहे हैं ये जापान एम्बेसी का कैंपस है और वजह ये है जापान एम्बेसी के बाहर आने का, क्योंकि आज सुबह जापान से एक बड़ी खबर सामने आई जिसने न सिर्फ जापान को बल्कि पूरी दुनिया में हलचल पैदा करती है। खबर ये आई कि जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे पर गोली चलाई गई। आपको बता दें कि शिंजो आबे जापान के नारा शहर में मौजूद थे, जहां पर वो एक पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे थे और वहां उस कैंपेन के दौरान जब वो भाषण दे रहे थे तब उन पर हमला हुआ। उन पर यह हमला किया गया, पीछे की तरफ से हमलावर ने उन पर अटैक किया। गोली काफी नजदीक से चलाई गई, जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि शिंजो आबे की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। अब से थोड़ी ही देर पहले आपको बता दें कि फूमियो किशिदा जो कि जापान के पीएम है, उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया, वहां की मीडिया को संबोधित किया, वहां की जनता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इस हमले की निंदा करते हुए ये भी बताया कि शिंजो आबे की हालत इस वक्त बेहद नाजुक बनी हुई है। तो ये बड़ी खबर जापान से जो कि आज सुबह आई और इस खबर ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं। सवाल इसलिए क्योंकि वो एक पॉलिटिकल कैंपेन जिसमें शिंजो आबे पहुंचते हैं, जापान के पूर्व पीएम, और उन पर इस तरीके से अटैक होता है। अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं कि सुरक्षा का चक्र वहां मौजूद होगा, सुरक्षा घेरा मौजूद होगा, ऐसे में वो हमलावर इतने नजदीक कैसे पहुंचता है, कैसे उन पर अटैक किया जाता है, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर ये भी है कि जिसने हमला किया उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। उसको लेकर भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसकी मंशा क्या थी। लेकिन इन सब के बीच नजर अगर बनी हुई है तो शिंजो आबे की हालत पर, उनकी हेल्थ अपडेट पर कि उनकी स्थिति इस वक्त कैसी बनी हुई है, क्योंकि वो एक अस्पताल में भर्ती है। और कहा यह जा रहा है, जो शुरुआती जानकारी सामने आई, जो शुरुआती तस्वीरें सामने आई, उसमें यह बात पता चली कि शिंजो आबे को जिस वक्त गोली मारी गई उनके गले से खून बहता हुआ दिखाई दिया। उन्हें तुरंत वहां से रेस्क्यू करके एयरलिफ्ट करके अस्पताल तक पहुंचाया गया और अस्पताल में उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। और फूमियो किशिदा का बयान जो सामने आया उसमें भी उन्होंने बात रखी और साथ ही आपको बता दें कि फूमियो किशिदा भावुक हो गए। तो तमाम बड़े सवाल इस हमले के बाद खड़े होते हैं कि आखिर किस तरीके से यह हमला किया जाता है। जापान से ये बड़ी खबर और सुबह से लगातार जब से ये खबर सामने आई है तब से न्यूज 18 इंडिया एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। हमने एक एक तस्वीरें भी आपको दिखाई है जिस वक्त शिंजो आबे वहां भाषण दे रहे थे, क्योंकि उच्च सदन का चुनाव होना है रविवार को और इसको लेकर पॉलिटिकल कैंपेन के लिए वो पहुंचे थे। वहां पर वो भाषण दे रहे थे और उनके ऊपर सुबह में ये अटैक होता है। हमलावर पीछे से उन पर काफी नजदीक से गोली मारता है और इसलिए ये कहा जा रहा है कि काफी नजदीक से ये सटीक हमला उन पर निशाना लगाकर किया गया और इस वजह से उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। क्योंकि आपको ये भी बता दें कि जिस वक्त ये हमला हुआ वो तुरंत वो संबोधन दे रहे थे और गोली लगने के तुरंत बाद वो नीचे गिर पड़े और नीचे गिरते ही तमाम लोगों ने उन्हें घेर लिया और तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तो बड़ी खबर और लगातार एक एक अपडेट हम आपको बता रहे हैं और इस वक्त की दूतावास के बाहर हम इसलिए मौजूद है क्योंकि यहाँ पर भी हलचल तेज होने वाली है। लेकिन नजर लगातार इस बात पर बनी हुई है कि शिंजो आबे की हालत कैसी है। तो बेहद नाजुक, बेहद क्रिटिकल कंडीशन में वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। जापान के पीएम जिन्होंने अपने सारे दौरे रद्द कर दिए क्योंकि चुनाव चल रहा है, इसको लेकर कैंपेन किया जा रहा है, लेकिन वो तुरंत अपने तमाम दौरों को रद्द करके वापस टोक्यो पहुंचते हैं और उसके बाद अस्पताल जाते हैं। वहां पर वो उनकी हालत को समझते हैं और सामने आकर मीडिया से बातचीत भी करते हैं। मीडिया के सामने ये जानकारी रखते हैं कि शिंजो आबे की जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है, लेकिन साथ ही इस हमले की उन्होंने निंदा भी की है और कहा है कि हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। अब इसके पीछे क्या कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी है, ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि चुनाव होना है वहां पर। तो क्या इसका कुछ मकसद है इसके पीछे, ये तमाम सवाल है जिन पर से परतें अभी उठनी बाकी है और पूछताछ में ये बात सामने आएगी। जिस हमलावर को मौके से गिरफ्तार किया गया है उस हमलावर से जब पूछताछ होगी तो ये तमाम जानकारी सामने आएगी कि आखिर क्या वो अकेले था या उसके पीछे और भी कई लोग इसमें मौजूद थे। तो ये बड़ी खबर लगातार जापान से जो सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए एक बार फिर से बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं और सिलसिलेवार ढंग से हम आपके सामने रखते हैं पूरा वाकया जो सुबह हुआ। सुबह जापान के नारा शहर में शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व पीएम है वो पहुंचते हैं पॉलिटिकल कैंपेन के लिए। अब जो तस्वीरें सामने आई वो एक छोटी सी जगह पर सभा कर रहे थे, एक सड़क जैसी एक जगह थी और छोटी सी वो सभा थी जहां पर वो खड़े होकर माइक पर भाषण दे रहे थे, संबोधन दे रहे थे। और इसी बीच तस्वीर सामने आई हमला होने की। वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो लोग वहां पे मौजूद थे, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि गोलियों की आवाज उन्होंने सुनी और उसके बाद उन्होंने देखा कि शिंजो आबे के गले से खून बह रहा है और इतने में वो नीचे गिर पड़े। तो ये पहली तस्वीर सामने आई और फौरन ही
लोगों ने उन्हें घेर लिया। वहां पर उन्हें फर्स्ट एड दिया गया, लेकिन बहुत खून बह चुका था। उसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके अस्पताल ले जाया गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उनकी हालत लगातार क्रिटिकल बनी हुई है, लेकिन हमलावर जो है, जिसकी उम्र करीब 40-41 साल बताई जा रही है, उस हमलावर को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। हमलावर भागने की फिराक में था, लेकिन उसे धर दबोचा गया और अब ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि मंशा आखिर इसके पीछे क्या थी, किस मकसद के साथ उस हमलावर ने अटैक किया था। और तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्या कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी? क्या इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी? शिंजो आबे अगर रैली में जा रहे थे तो क्या कुछ इस तरह के इनपुट्स नहीं मिले थे कि उन पर हमला हो सकता है? और इस तरह का हमला होना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। और साथ ही ये भी सवाल कि क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है? ये तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं इस हमले के बाद। और आपको बता दें कि उस हमलावर को गिरफ्तार भी किया गया, उससे पूछताछ हो रही है। लेकिन शिंजो आबे की हालत क्या रही? जैसे ही उन्हें गोली लगी वो नीचे गिर गए, उनके गले से खून बहता हुआ दिखाई दिया। साथ ही ये भी खबर सामने आई कि गोली लगते ही उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ, यानी दिल का दौरा उन्हें पड़ा है। इसलिए उनकी हालत और भी ज्यादा नाजुक हो जाती है। और जिस डिस्टेंस से, जिस दूरी से उन पर यह अटैक हुआ है वो काफी नजदीक से किया गया है। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि हमला इतनी नजदीक से होने की वजह से भी उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। और इस बात की तस्दीक खुद फुमियो किशिदा ने अपने संबोधन में भी की है। तो बड़ी खबर और एक एक अपडेट लगातार न्यूज़ 18 इंडिया आपको बता रहा है और एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से ये हमला होता है, उसके बाद उन्हें रेस्क्यू करके जिस तरह से अस्पताल पहुंचाया गया, फिर चाहे वो हमलावर की गिरफ्तारी की तस्वीर हो, एक एक तस्वीर हम आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखा रहे हैं। उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है और कई देशों ने इस पूरे हमले की निंदा भी की है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट क्या मिल पा रही है? क्या है लेटेस्ट जानकारी आपके पास? देखिए, अभी ताजा जानकारी यही है कि उनकी हालत जो अभी भी नाजुक बनी हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस तरीके से इस घटना को लिया जा रहा है। क्योंकि अगर पॉलिटिकली बात करें, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, शिंजो आबे जो है एक बड़ा कद रखते हैं। और ऐसे में क्योंकि वो अभी पावर में नहीं है, वो प्रधानमंत्री जो है, अब उन्होंने प्रधानमंत्री पद का पद इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो जो है स्वास्थ्य कारणों के चलते जो उनको छोड़ा था। लेकिन अब जिस तरीके से देश के दुनिया के तमाम देश जो है उनके प्रति जो है अपनी संवेदनाएं जो है वो व्यक्त कर रहे हैं, उससे ये साफ हो जाता है कि उनका कद जो है किस तरीके से लगातार जो बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने मजबूत कड़े गन लॉ होने के बावजूद इस तरीके की घटना होती है। क्योंकि अगर मैं बता दूं कि वहाँ पे जो गन लॉ है वो बहुत सख्त है। वहाँ हर कोई, पुलिस और मिलिट्री के अलावा कोई गन नहीं खरीद सकता। ज्यादा से ज्यादा उनके पास गन खरीदने की परमिशन होती है जो कि या तो फिर शिकारी होते हैं या शूटर्स होते हैं। और उसके लिए भी क्योंकि लाइसेंस हर 3 साल में जो है रिन्यू कराना पड़ता है और लाइसेंस लेने के लिए भी बाकायदा बहुत सारे प्रोसेस जो है उसको फॉलो करना पड़ता है। और अगर हम लोग बात करें कि इन गन कल्चर, खासतौर पे कि ये फायर आर्म्स या शॉर्ट गन, इनसे मरने वालों की संख्या यानी 127 मिलियन पॉपुलेशन वाले जापान में महज साल में 10 से कम ऐसी घटनाएं होती है। जाहिर सी बात है कि जब गन कल्चर वहाँ पे नहीं है, इतनी स्ट्रिक्टनेस है, तो जिस तरीके का गन वो नजर आ रहा है वो ऐसा साफ दिख रहा है कि उसको जो है घर में ही तैयार किया गया है। और उससे जो है, क्योंकि अब जब घर में इस तरीके की गन तैयार की जाती है तो उसकी क्षमता भी जो है उसी हिसाब से जो है जांची परखी नहीं जाती है। लिहाजा जो शूटर था, शूटर ने जो है संदीप, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त दर्शकों को इस घटना से जुड़ी कुछ तस्वीरें हम दिखा देते हैं। 6 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर अब नखने जा रहे हैं जो इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से दिखाती है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि शिंजो आबे जो कि नारा शहर में मौजूद थे, जापान के नारा शहर में वो मौजूद थे, जहां पर वो एक पॉलिटिकल रैली को संबोधित कर रहे थे क्योंकि उच्च सदन का चुनाव होना है। वहां पर एक रैली को वो संबोधित कर रहे थे। इस बीच उन पर हमला होता है। हमला पीछे की तरफ से किया जाता है और गले से खून बहता हुआ लोग देखते हैं। वहां के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि गले से खून बहता हुआ उन्होंने देखा और उसके बाद शिंजो आबे को जैसे ही गोली लगी वो नीचे गिर पड़े। नीचे गिरने के बाद वहां भीड़ इकट्ठा हुई, उनको तुरंत वहां पर फर्स्ट एड की व्यवस्था की गई और उसके बाद उनकी हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट किया गया। एयरलिफ्ट करके उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में जानकारी अभी तक यही सामने आ रही है कि उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, क्योंकि न सिर्फ उन्हें 2 गोलियां लगी बल्कि इसके अलावा कार्डियक अरेस्ट की भी जानकारी सामने आ रही है। और जिस डिस्टेंस से उन पर हमला किया गया वो डिस्टेंस भी मायने रखती है, क्योंकि बेहद करीब से उन पर यह अटैक किया गया है, इसलिए उनकी हालत बेहद ही नाजुक हो जाती है। लेकिन
साथ ही साथ जो हमलावर है इस पूरे मामले का, उससे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संदीप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, क्या इस पूरे मामले पर जिस तरह से जानकारियां सामने आ रही है, चुनाव होने थे और वो खुद एक पॉलिटिकल कैंपेन में रैली को संबोधित कर रहे थे, तो क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है? क्या ये साजिश राजनीति से जुड़ी हुई हो सकती है? तो बिल्कुल संभव है कि ये भी कयास लगाए जा सकते हैं कि ये राजनीतिक भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके की जिस तरह से इस अटैक को किया गया है, प्लान किया गया था, वो जो है बहुत सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। जिस हमलावर है उसको ये पता था कि वो कहाँ पे जो है कैंपेन करने वाले हैं, कितनी दूर से अगर मैं गन फायर करूंगा तो उनको जो है लगेगी और वो जो है उनको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। ज्यादा दूर से अगर वो फायर करता तो जाहिर सी बात है कि उनको उतना इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन वो नजदीक से फायर इसीलिए किया गया है कि हमलावर चाहता था कि उनके फायर से शिंजो आबे की जो है मौत हो जाए, इसीलिए जो है डिस्टेंस भी जो है कम रखा गया। और हम लोगों ने जिस तरीके से देखा कि वहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी नहीं थी। सिक्योरिटी इसलिए नहीं थी क्योंकि वहाँ पे इस तरीके का कल्चर है ही नहीं, वहाँ पे फ्री आर्म्स का कल्चर है ही नहीं, वहाँ बहुत स्ट्रिक्टनेस है। ऐसे में अगर किसी को इस तरीके का शॉटगन, अगर हम लोग बात करें जिस तरीके से डबल बैरल वाला ये शॉटगन था जिसको टेप से जो है पूरी तरीके से छुपा के लाया गया था, ऐसा लग रहा था कि ये घर में ही तैयार किया गया है। ये बाहर, क्योंकि वह बाहर गन जो है वो खरीद नहीं सकते हैं, तो ऐसे में जिसने भी जो हमलावर है उसने बहुत सोची समझी साजिश के तहत जो है इसको अंजाम दिया है। और अभी चूंकि ये जांच किया जा रहा है कि इसके पीछे की वजह क्या है, कयास लगाना जो है वो शुरू हो चुका है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि चीन का हाथ हो, क्योंकि शिंजो आबे लगातार जो है ताइवान के पक्ष में बोलते आए हैं। और ऐसे में उस इलाके की बात करें, अगर हम लोग चीन की सबसे बड़ी चिंता की बात करें तो इंडो पैसिफिक रीजन में अगर उसकी जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का जो बेजा इस्तेमाल चीन करता रहा है, उसको जापान जो है वो लगातार जो है उसको अपोज करता रहा है। उसके बाद जो है क्वाड का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, वो चारों देश एक साथ मिलकर जो है इन लोगों ने चीन के नाक में नकेल डालने के लिए जो है एक क्वाड तैयार किया। और वो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात थी। हम लोगों ने देखा किस तरीके से चीन जो है लगातार जो है ताइवान पर अपना कब्जा बनकर को लेकर जो है वो अपनी एक्टिविटीज को कर रहा है, हमेशा वो अपने एयरक्राफ्ट वहाँ भेज रहा है। तो कई कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं, कहीं ये सॉफ्टनेस शिंजो आबे की ताइवान के प्रति ये कहीं इसके पीछे का कारण तो नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि अगर पॉलिटिकल एरिना में बात करें, इंटरनेशनल एरिना में बात करें, तो जिस तरीके की ये घटना हुई है, लग नहीं रहा है कि इस तरीके से इसके पीछे की वजह ये हो सकता है कि कोई पर्सनल राइवलरी हो, क्योंकि ये शख्स जो है वहीं पर वहाँ के जो सुरक्षा जो बल है उनमें जो है कार्यरत था। तो हो सकता है कि ये इसके पीछे कोई दूसरी वजह हो सकती है, क्योंकि अभी तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि उसके पीछे का मोटिव क्या था। लेकिन जिस तरीके से साफ नजर आ रहा है कि कोई भी असैसिनेशन, अगर हम लोगों ने भविष्य पीछे भी देखा। ठीक है संदीप, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि हमलावर ने पुलिस की पूछताछ में ये बात कबूल की है। हमलावर ने ये माना है कि वो शिंजो आबे की जो नीतियां थी, जो पॉलिसीज थी, उसके विरोध में उसने ये हमला किया है। उससे वो नाराज था, शिंजो आबे की जो तमाम पॉलिसीज थी उससे नाराजगी के चलते उसने ये हमला किया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। हमलावर को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था और उससे लगातार पूछताछ की जा रही थी। जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ था उसे भी बरामद कर लिया गया था। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर ये है कि हमलावर ने पूछताछ में इस बात को कबूला है, उसने ये मकसद जाहिर किया है कि इस मकसद के साथ उसने हमला किया था, क्योंकि वो शिंजो आबे की पॉलिसीज से, उसकी नीतियों से, तमाम नीतियों से वो नाराज था और इसी विरोध के चलते उसने ये हमला किया। अपने आप में ये बड़ी खबर है, क्योंकि सुबह से लगातार ये सवाल बना हुआ था कि आखिर इस हमले के पीछे मंशा क्या है। अब ये देखना होगा कि इस हमले में सिर्फ एक अकेला व्यक्ति शामिल है, उसका विरोध शामिल है, या फिर इसके पीछे और भी लोग मौजूद है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि हमलावर ने पूछताछ में इस बात को कबूल किया है कि शिंजो आबे से उसकी नाराजगी थी। शिंजो आबे की पॉलिसी से, उनकी नीतियों से वो नाराज था और इसको लेकर वो विरोध जताने के लिए उसने ये हमला किया। लेकिन आखिर ये विरोध इतना कैसे बढ़ गया कि उसने गोली चला दी? गोली चलाने तक बात कैसे पहुंच गई? क्या इसके पीछे कोई और भी लोग हैं? क्या इसके पीछे और भी कुछ मंशा थी? इसके पीछे क्या तार जुड़े हैं किन्हीं और लोगों से? ये तमाम बातें धीरे धीरे सामने आएंगी जब पूछताछ आगे बढ़ेगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि हमलावर ने अपनी पूछताछ में इस बात को कबूल किया है। लगातार
सुबह से ही उसे मौके से जब से गिरफ्तार किया गया था तब से ये सवाल लगातार बना हुआ था कि आखिर उसकी मंशा क्या थी, इस हमले के पीछे मकसद क्या था, क्यों शिंजो आबे पर अटैक किया गया। हथियार की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जो कि एक देसी हथियार बताया जा रहा है, उसकी मदद से उसने बेहद क्लोज शॉट किया, शिंजो आबे के ऊपर अटैक किया और लगातार पूछताछ हो रही थी। पूछताछ में ये बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर हम बता रहे हैं कि हमलावर ने इस बात को कबूल किया है कि वो शिंजो आबे की नीतियों से नाराज था, इसको लेकर उसने हमला किया। लेकिन शिंजो आबे अभी प्रधानमंत्री नहीं थे, ऐसे में ये हमला इस वक्त क्यों किया गया? वो तो पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे थे, रैली कर रहे थे, उच्च सदन के चुनाव के लिए वो जनता को संबोधित कर रहे थे, उस बीच इस हमले को क्यों अंजाम दिया गया? अगर वो शिंजो आबे की नीतियों से नाराज था या इसको लेकर उसे प्रदर्शन करना था तो वो उनके कार्यकाल के दौरान क्यों नहीं किया गया?